सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों सभी को नमस्कार। काफ़ी समय हो गया हम मिले नहीं। हम फिर से एरोनोवा कंपनी के ऑफिस में नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में आपसे लगभग 1 महीना मुलाकात नहीं हुई। हमेशा की तरह आपके साथ फ्योडर कॉन्स्टांतिनोव और मैं गेन्नादी बाबानिन। चलिए हाल की खबरों के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ? शुरुआत में याद करना 1 महीने पहले क्या हुआ, ये हमने कहाँ छोड़ा। हाँ, ये बिल्कुल बुरा नहीं होगा। कमेंट्स में लिखें आप क्या सुनना चाहते हैं, अपने सवाल तुरंत पूछें। आज हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ क्रॉस फॉर्मेट में जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि सच में बहुत काम है और महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आवाज़ कैसी आ रही है, वीडियो कैसा दिख रहा है? और हम शुरू करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों, पार्टनरों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हों, ऑनलाइन इकट्ठा हुए और देखा। चलिए तो अब हम देखेंगे सबसे तीखे 5 सवाल अभी इस लाइव सेशन में। कौन लिखेगा और हम किस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहते थे। पिछले महीने में जो कुछ हुआ था उसे याद करना। बहुत कुछ हुआ। नोवा 01 गिरा दी गई। मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, अगर पिछली बार नहीं बताया था। शायद मैंने पिछली बार नहीं बताया था। सबसे पहले आप सभी को बधाई। हमारे साथ पहली बार एयरशिप की दुर्घटना हुई। जैसे हर मशीन होती है, एयरशिप भी एक मशीन है। वह कभी ना कभी ख़राब होती है, कभी दुर्घटना में पड़ जाती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है, इसकी ओर बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोइंग कंपनी अभी अपने सबसे ख़राब और चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। उनके विमानों में गंभीर समस्याएं आ रही हैं, जिन पर लोग सुरक्षित रूप से यात्रा करते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ लगातार ख़राब हो रहा है, वे कहीं गिर जाते हैं वगैरह। और वहीं एक यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी इसका फ़ायदा उठा रही है और शानदार तरीके से अपना बाज़ार मजबूत कर रही है। और हमारे बारे में ऐसा हुआ कि वहाँ निवेशकों का एक समूह था। वे खुशी खुशी देख रहे थे, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन हमें उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। उस समय हवा की गति 12 मीटर प्रति सेकंड थी। हमें कहा गया उड़ान नहीं भर सकते। हम ऐसे थे, अरे पूरी टीम आई है। खैर हमने उड़ान भरी, सब कुछ शानदार रहा। मांग करने वालों के कहने पर हम हैंगर के पास आ गए। हर संभव नियम तोड़ दिए। वहाँ पास आना मना था। हैंगर के पास, क्या आपको वास्तव में याद है क्यों? वहाँ हवा की धाराएं अत्यंत अजीब तरह से बनती है। बिल्कुल सही। उसे ज़मीन की ओर खींच लिया गया, टकरा गया। कुल मिलाकर हमने अपना एयरशिप खो दिया और उसे जगह से 10 किलोमीटर दूर ही ढूंढ पाए। वैसे उस समय कई लोगों ने कमेंट किया, देखो एयरशिप गिर गया, टूट गया, फिर भी उड़ गया और दूर चला गया। हाँ, उसका निचला बैलूनेट फट गया था, लेकिन गैस वाला हिस्सा सुरक्षित रहा। उसकी बीम भी टूट गई जिस पर ओवरलोड था। वह ओवरलोड के साथ उड़ रहा था। स्वाभाविक है, वह हवा से हल्का हो गया, ऊपर उठ गया, 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर हो गया, 10 किलोमीटर दूर चला गया और फिर गिर गया। हमने उसे ढूंढा। जब मिला तो सिर्फ हमें ही नहीं मिला, वहाँ स्थानीय प्रशासन के लोगों से भी दिलचस्प बातचीत हुई। जब उन्हें पता चला कि हम यहाँ उड़ान भर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो वे बहुत खुश हुए कि रूस में फिर से शुरू हो रहा है। उन्होंने हमारी मदद की। अगले दिन हमने वहाँ से एयरशिप ले लिया, क्योंकि उस समय उसे ले जाना संभव नहीं था। वह कुल मिलाकर दलदल में पड़ा हुआ था और उसके बाद हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ठीक उसी समय एरोलॉट को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई थीं। उस समय हमारे पास जो था वह था पहली बार खोल को भरना। आपने पोस्ट्स देखी होंगी। हम उसे बाहर खुले में भर रहे थे
और सिद्धांत रूप में जैसे ही हमने एरोलॉट को भरा, हमें उसे 1 महीने के भीतर, बल्कि उससे भी पहले इकट्ठा करके उड़ान भरनी थी। यह हाल ही में खबर थी कि वहाँ कुछ गणराज्य के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि आए थे। कुल मिलाकर उसे वास्तव में उड़ना था, लेकिन खोल के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था। हमने ये सारी गंभीर समस्याएं सिर्फ पिछले सोमवार को ही सफलतापूर्वक हल की। नोवा 01 की बात पर लौटते हुए हमने उसे स्वाभाविक रूप से उठा लिया। उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा रहा। कोई भी मैकेनिज्म, कंप्यूटर, बैटरियाँ, इंजन, कंट्रोलर, ऑप्टिकल माइक्रो कंट्रोलर, सभी एंटेना, राउटर वगैरह, वीजीएस सिस्टम के पंखे, वॉल्व, प्रेशर रिसीवर, प्रेशर सेंसर, उस 90% एयरशिप सही सलामत रहा। स्वाभाविक रूप से गोंडोला की संरचना को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये रिवेटेड एल्यूमिनियम ट्यूब्स हैं। 5 मिनट का काम है और खोल फट गया है। हमने खोल को खुद ही फाड़ा। गैस का वॉल्यूम वह हमसे दूर जा रहा था और ऐसा हुआ कि किसी कारणवश हमने उस पर तब विस्फोटक उपकरण नहीं लगाया था। एक विशेष उपकरण होता है, भले ही सब कुछ पूरी तरह बंद हो जाए, उससे कोई संपर्क ना हो, कुछ भी काम न कर रहा हो, एक अलग रेडियो चैनल पर बटन दबाया जाता है। मुख्य खोल में झिल्ली को जला दिया जाता है। एक निश्चित ऊंचाई पर आवश्यक मात्रा में गैस बाहर निकलती है और वह उतर जाता है। गैस के खोल का एक हिस्सा बचा रहता है। असल में उस समय वह उपकरण मौजूद नहीं था। हमने थोड़ी चालाकी की। हमने प्रोपेलर घुमाने शुरू किए। घुमावदार बीम को घुमाया। प्रोपेलरों से खोल को काट दिया, क्योंकि उस समय वह इसी तरह था, दबाव खो चुका था। बैलोनट भी नहीं था। कुल मिलाकर हमने उसे अच्छी तरह से नुकसान पहुंचा दिया। और उस समय एयरशिप को बचाने के अभियान में ये लोग थे, गेन्नादी, मैं, शमील, डेविड, क्रिस्टिना। असल में जब हम उसके पास पहुंचे तो हमने यूं कहें रियल टाइम में अपने एयरशिप निर्माण के साथियों से ख़ास तौर पर कोई सलाह मशविरा नहीं किया, और ख़ास तौर पर व्लादिमीर येगोरुश्कोव से भी नहीं किया, जिन्होंने इन खोलों को अनगिनत बार बहुत ध्यान से फिर से बनाया और पुनः तैयार किया है। जो कुछ भी वहाँ कल से लेकर 30 साल पहले तक हुआ है, वह सब उसी के हाथों का काम है, चाहे वह चीन हो, फ्रांस हो, रूस हो या इजराइल। कुल मिलाकर हमें उससे सलाह लेनी चाहिए थी। हम उस खोल को देख रहे थे और सोच रहे थे, शायद इसका तो अब कुछ नहीं बचा है। हमने सोचा इसे छोड़ दें। किसी बात ने इशारा किया कि इसे ले जाना बेहतर होगा। हमने बेहिसाब वे जेबें काटीं जिनमें नाक और पूंछ की मजबूती के लिए किरणें डाली जाती थीं। सीधे चाकू से काट दिया ताकि खोलने और निकालने में समय न लगे। गाड़ी से पहुंचना संभव नहीं था। इन दलदलों में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कुल मिलाकर हमने खोल पर थोड़ी शरारत ज़रूर की, लेकिन आखिरकार उसे वहाँ से ले ही आए। अगले दिन व्लादिमीर आया। जब वह वहाँ पड़ी थी, उसने उसे देखा और कहा, ठीक है, अब मैं सब कुछ तैयार कर लूँगा और अगले हफ्ते बुधवार को हम आएंगे। गुरुवार को वह तैयार हो जाएगी। मैं हैरान था। सच कहूँ तो मैं अब भी हैरान हूँ। असल में आज मैं चैट में टेलीग्राम पर एक वीडियो डालूँगा। आप उसका वीडियो रिपोर्ट देखिए। यूँ कहें, मैं सीधा फ़ोटो डालूँगा, छोटे छोटे वीडियो डालूँगा। ये सब कैसे हुआ, हमने कैसे निकाला, और उसका वीडियो जिसमें वह कहता है, तो हमने शुरू किया और अब हमने ख़त्म कर लिया। खैर, उन्होंने खोल को बहुत जल्दी ठीक कर दिया। अब वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही। कुछ जगहें हैं, कुल मिलाकर अब उस पर निशान हैं। ये सब ठीक किया जा सकता है। हम इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम जल्द ही वैसी ही एक खोल बनाएंगे, लेकिन इस बार मजबूत सामग्री से। वह ताकतवर और सुंदर होगी। यह यूं कहें इतिहास में रह जाएगा। कुल मिलाकर हमने खोल को 2 दिन में ठीक कर लिया। और इसमें केवल 3 विशेषज्ञ थे और उपकरणों का न्यूनतम सेट था। और हमने उसे हैंगर से बाहर नहीं निकाला। वह वोस्क्रेसेंस्क में ही रही। वहाँ किसी खास उपकरण की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ कुल मिलाकर खोल बनाने वाले जानते हैं कि क्या करना है। उसे इस तरह से ठीक किया गया। खोल पर एक विशेष गोंद लगाया गया। वही गोंद पैचों पर भी लगाया गया, चाहे वे पट्टी के रूप में हों, चौकोर हों आदि। यह गोंद कुछ समय में सूख जाता था बस, और फिर वे इस पट्टी को सीधे कहें तो उस जगह पर लगाते थे जहाँ वेल्डिंग करनी होती थी। फिर उसे विशेष फैनों से गर्म करते थे। मुझे याद नहीं कि उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर ऐसे खोल वाले सामग्रियों को चिपकाने के लिए होते हैं। और रोलर से ऐसे टक 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 घुमाते थे ये, और बस सचमुच एक ही दिन में काम हो गया। वहाँ तैयारी में ही ज़्यादा समय लग गया, काम में कम, और कुल मिलाकर खोल पूरी तरह से ठीक हो गया। हमने सभी उपकरणों की दोबारा जांच की।
सारे उपकरण सही सलामत थे, यानी सच में हमारे नुकसान में सिर्फ खोल और गोंडोला ही थे। हमने खोल को ठीक कर लिया है, वह वोस्क्रेसेंस्क में पड़ी है। मैं वीडियो भेजूंगा जिसमें वह फूली हुई है, उस पर निशान है। कुल मिलाकर गोंडोला बनाना हमने कल शुरू किया, क्योंकि एरोलेट का काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और बस आज ही प्रोडक्शन टीम ने भेजा, जैसे कि गोंडोला तैयार है, कब आकर लगानी है। तो असल में हीलियम की हानि बस इतनी ही हुई। हमने नवा 01 के लिए नई एल्यूमिनियम ट्यूबें खरीदी हैं, कुल मिलाकर 20 मीटर D16 की, 20 डायमीटर 1.5 मिलीमीटर दीवार की मोटाई। जो लोग एल्यूमिनियम की कीमतें जानते हैं देख सकते हैं। और हीलियम की हानि, साथ ही कुछ पंखे भी। लेकिन पंखे, हाँ, शायद यही सबसे महंगी चीज़ है जो हमने खोई, ये पंखे। लेकिन अच्छा है कि हमारे पास पंखों का अगला सेट है, और शायद इसी हफ्ते हम और ऑन ऑर्डर करेंगे और दोनों असेंबली को जोड़ देंगे। अभी हमारा एरोप्लेन वोस्क्रेसेंस्क में खड़ा है, हमने वहाँ एक और एयरशिप के लिए जगह किराए पर ली है। वे अब समझ गए हैं कि हम दूसरा भी ले आए हैं, हमें जगह बढ़ाने के बारे में बात करनी होगी। यह थोड़ा दुखद है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अच्छा है कि वे हैं, धन्यवाद कि हम वहाँ समा जाते हैं और वे हमें उड़ने की अनुमति देते हैं। और सच कहूँ तो सभी समर्थन करते हैं, सभी खुश हैं। हाल ही में जुकोव्स्की से कुछ लोग वहाँ आए थे, वे ड्रोन बनाते हैं बिना पायलट के, ऑटोजायरो। हम वहाँ से गुजर रहे थे और मैंने सुना वे फुसफुसा रहे थे, डिरिजेबल डिरिजेबल। मैं पास गया और बोला, क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? वे बोले, हाँ, तो क्या हाल ही में आपका गिरा था? यहीं गिरा था, है ना? और तुरंत बोले, हमारा भी गिरा था। कुल मिलाकर जुकोव्स्की के ये लोग जो ऑटोजायरो ड्रोन बनाते हैं, एक दिन के लिए वोस्क्रेसेंस्क के मैदान में उड़ान भरने आए थे। वे हमारे प्रोजेक्ट पर नज़र रखे हुए हैं और ये बहुत अच्छा है। उस समय मैं बहुत खुश हुआ, उनके साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था। तो मतलब अफवाहों के ज़रिए पता चल गया कि वोस्क्रेसेंस्क में भी कुछ लोग हैं। पता नहीं, अफवाहों से या किसी और तरह से लोग किसी न किसी तरह से नज़र रखते हैं। कुल मिलाकर सबको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है। सब ने सम्मान जताया और कहा, आप लोग एक पुण्य कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। और अब भी सब कुछ ऐसे ही मेल खा रहा है। हमारे पास एरोलेट भी हीलियम गैस से भरने के लिए तैयार है। और ये रही नोवा 01। शायद अगले हफ्ते ही हम दोनों ही डिरिजिबल्स को हीलियम से पूरी तरह भरे हुए देखेंगे। अब उनमें उठाने की पर्याप्त ताकत होगी, जैसा कि वास्तव में होना चाहिए, और हम निश्चित रूप से उड़ान भरेंगे। मैं एरोलेट के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकता हूँ। दरअसल जब से हमारी नोवा 01 दुर्भाग्यवश गिर गई थी और हमने पहली बार इंटरनेट पर एरोलेट की तस्वीर देखी, हमने उसकी बाहरी परत की सावधानीपूर्वक माप ली और यह पता चला कि उसे पूरी तरह से फिर से बनाना पड़ेगा। अंदर, सच कहूँ तो मुझे ठीक से याद नहीं, शायद तस्वीरें भी कम हैं। आज मैं उन्हें भी चैट में भेज दूंगा। देखिए, एरोलेट पीछे से चौड़ा और कह सकते हैं सपाट सा होना चाहिए, और उसकी आकृति बनाने के लिए ख़ास कटिंग के अलावा अंदर ऐसी झिल्लियाँ भी होनी चाहिए थीं जो उसकी पीठ को पेट से जोड़ती हैं। यूँ समझिए, ऐसी कई झिल्लियाँ होनी चाहिए थीं, और ख़ास प्रोग्राम्स के ज़रिए जिनमें बाहरी परत का डेटा डालकर यह सब किया जा सकता था। जैसे कि आप उसमें हवा भरते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या रूप बनेगा। और जब हमने डेटा डाला तो कहा गया, जो ना झिल्लियाँ ज़रूरी नहीं हैं, झिल्ली हटा दो, इससे हल्का हो जाएगा, बाहरी परत सस्ती हो जाएगी, वगैरह वगैरह। और हम इस बात पर राज़ी हो गए और बोले, ठीक है, कर लो। और यह है उस ठीक है कर लो का नतीजा। वह बेलनाकार आकार लेने लगी और पहली तस्वीर के बाद ही उसे काटा गया। फिर से वेल्डिंग की गई, ये झिल्लियाँ डाली गईं, कुल मिलाकर उसे फिर से जोड़ दिया गया। फिर कहीं यह सब फिर से 1 हफ्ता और फिर 1 हफ्ता और जुड़ गया। कुल मिलाकर हमें वोस्क्रेसेंस्क में बाहरी आवरण आखिरकार मिला। वहाँ हम इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें पिछला हिस्सा बिल्कुल नहीं था। एरोलेट मुख्य आवरण से बना होता है जिसमें उठाने वाली गैस होती है। इसी आवरण के अंदर एक बैलूनेट होता है जिसमें हवा होती है जो दबाव के अंतर को संतुलित करता है। बैलूनेट से पेट के नीचे एक हवा की नली जाती है और पीछे एक तीसरी जगह है। ये कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक कंटेनर जैसा है। ये पूंछ है, यानी अगर यह हिस्सा गैस रखने वाला है तो पीछे एक छोटा सा पूंछ का हिस्सा है, उसमें हवा होती है और वह बैलूनेट से जुड़ा होता है और दोनों एक साथ फुलाए जाते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि यहाँ जो ढांचा है पूंछ का, वह एल्यूमिनियम के ढांचे से बना होता है जो मुख्य आवरण के पीछे इस तरह से लगाया जाता है, और इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ तिरपाल को खींचा जाता है। इसे अंदर से फुलाना पड़ता है। हाँ है,
और ये जो पूंछ है उसे लगातार वे लोग आजमा रहे थे जो इसे सिल रहे थे, और वे भी हमें मुख्य आवरण नहीं दे पा रहे थे। कुल मिलाकर सिर्फ पिछले सप्ताह सोमवार से हमने एरोलेट के आवरण के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया, क्योंकि शुक्रवार को हमें वह मिल गया था। इससे पहले और तब भी हमने इसे भरा, जैसा कि मैंने पोस्ट में भी लिखा था। लगभग 15 जगहों पर रिसाव पाया। हाँ, यह सब फिर से इसी समस्या का हिस्सा है कि हमारे पास अभी तक अपना खुद का उत्पादन नहीं है, क्योंकि अनुभवी डिरिजेबल बनाने वाले जानते हैं कि जटिल सीम कैसे वेल्ड करनी है। आखिरकार हीलियम रिसाव बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और अभी हम आवरण अपने उन दोस्तों से बनवा रहे हैं जो कह सकते हैं कि फुलाने वाली आकृतियाँ बनाते हैं, और उनके लिए हवा का रिसाव इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि वहाँ हमेशा कोई ना कोई कूलर लगा रहता है जो दबाव बनाए रखता है। वह चालू और बंद होता रहता है, कुछ वॉट्स की खपत होती है। लेकिन यहाँ बात वॉट्स की नहीं है, यहाँ हीलियम है। प्रक्रियाएं भी ऐसी छोटी बातों को ढूंढने के लिए नहीं बनी हैं। उनके लिए ये छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। भले ही हवा धीरे धीरे रिस रही हो, लेकिन हीलियम, जैसा कि व्लादिमीर येगोरुश्कोव कहते हैं, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो हीलियम की अतिप्रवाहिता में विश्वास करो। अरे छोड़ो, दबाव तो ठीक ठाक बना रहता है। भले ही हवा में दबाव गिरता हो, लेकिन हीलियम के साथ यह कई गुना अधिक तेज़ी से गिरेगा। तो हुआ यूं, शुक्रवार को हमें यह मिला। शुक्रवार शनिवार को हमने इसकी गहन जांच की, खराबी ढूंढी, उसकी मरम्मत की, और फिर सोमवार से, यानी पिछले सोमवार से, हमें एरोलेट तक पूरी पहुंच मिल गई, ताकि हम उस पर सब कुछ बनाना शुरू कर सकें। वहाँ विभिन्न हिस्से पहले से ही तैयार किए गए थे। आप वहाँ एक 4 प्लेन वाला टेल यूनिट स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जिसमें 2 ऊर्ध्वाधर फिन होते हैं और 2 क्षैतिज स्टेबलाइजर भी शामिल होते हैं। हाँ, ये सब एक ही मजबूत फ्रेम पर लगे हुए थे, मतलब सारी तैयारियां पहले से हो चुकी थीं। संरचना एल्यूमिनियम की थी जो रिवेट्स से जुड़ी हुई थी। वहाँ कोने के टुकड़े, क्लैंप, सपोर्ट प्लेट्स, क्या क्या नहीं था। ये सब पहले से तैयार किया गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ वहीं पर बनाना पड़ता था। पोस्ट में पहले ही स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि बाहरी आवरण का वास्तविक आकार सैद्धांतिक आकार से काफ़ी अधिक अलग है। कुल मिलाकर हमने सिर्फ इस पूंछ को बनाने, नाक की गोंडोला को सावधानीपूर्वक बनाने और उस कार्गो गोंडोला को बनाने में, जिस पर अभी लैंडिंग गियर की स्टैंड मजबूती से लगी हुई है, एक पूरा हफ्ता बर्बाद कर दिया। वहाँ कुल मिलाकर 3 मुख्य सहारा बिंदु बनते हैं। एक पहिया विमान की नाक की गोंडोला में स्थित है, और अन्य 2 पहिए पेट के ठीक नीचे कार्गो सस्पेंशन प्रणाली पर लगे हुए हैं। कार्गो गोंडोला, शायद इसे ऐसे ही कहा जा सकता है। तो पिछले हफ्ते हम इसे सावधानीपूर्वक इकट्ठा कर रहे थे, और फिर एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल आया। गुरुवार को हम दरअसल याकूतिया के स्थायी प्रतिनिधित्व कार्यालय में थे, जहां प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ याकूतिया में तेजी से विकसित हो रहे व्यवसायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। वहां वास्तव में बड़े बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लागू हो रहे हैं, और आगे भी निश्चित रूप से होंगे, और सभी को परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी गंभीर समस्याएं स्पष्ट रूप से ज्ञात हैं। इन बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ठोस समाधान चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, हाँ, लॉजिस्टिक्स में निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के लिए तत्काल समाधान अत्यंत ज़रूरी है। और वहाँ पहले से ही दरअसल व्यापार जगत के प्रतिनिधि, यानी कंपनियां हों, चलिए मैं उन्हें ऐसे ही कहता हूँ, जो सभी को भली भांति पता है। फिलहाल किसी का नाम लेना संभव नहीं है। कुल मिलाकर वे अपनी प्रोजेक्ट टीमों के साथ इस नतीजे पर खुद ही पहुंच गए हैं कि वास्तव में डिरिजेबल तकनीक ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। और वहाँ ऐसा नहीं था कि एरोनोवा ने कोई प्रस्तुति दी हो या किसी को ये साबित करने की कोशिश की हो कि डिरिजेबल ज़रूरी है, ये फ़ायदेमंद है। इसके विपरीत हमें वहाँ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वे समझते थे कि ये ज़रूरी फ़ायदेमंद है, और हम पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रहे थे, क्या, कितनी मात्रा में, कहाँ से, किस तरह के समर्थन की आवश्यकता है, और परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा क्या होगी। हमने अपनी योजनाओं, अपनी क्षमताओं के बारे में बताया कि इसे सबको कैसे जोड़ा जा सकता है और एक ही दिशा में कैसे विकसित किया जा सकता है। ये गुरुवार को हुआ था, और शनिवार को वे आकर उड़ने वाले एरोलेट को देखना चाहते थे। अफसोस की बात है, वह शनिवार को कई कारणों की वजह से नहीं उड़ सका। यह वही हमेशा की तरह की एक थोड़ी देरी है, हर तरफ से, चाहे वे शेल बनाने वाले हों या कोई और। हमारे पास एक नियंत्रण प्रणाली भी है जो ऐसा लगता था कि सबसे पहले तैयार हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वह नोवा 01 में पहले से ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। बस वैसी ही लो और वैसी ही बना लो। नहीं, इसका वास्तव में एक आंतरिक नाम है, सोप्ले माकेत नोए, अस्थाई मॉडल।
जब हम खुद ही बहुस्तरीय बोर्ड छापते थे, उन्हें एसिड से उकेरते थे, बनाते थे, जैसे कि जब हम ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए माइक्रो कंट्रोलर बना रहे थे। और इस तरह के प्रारूप में सब कुछ पूरी तरह से तैयार था, बस लो वही करो और उसे एरोलेट पर लगा दो। नहीं, चलो इंसानों के लिए उपयुक्त बोर्ड बनाते हैं, उन्हें डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ रेजोनेट में ऑर्डर करते हैं और फिर सही मायने में अच्छे कंट्रोलर बनाते हैं जिन्हें नोवा 2 पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हमें भी इसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आईं, इसलिए फ़िलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे और इस काम को नोवा 2 के लिए सर्दियों तक के लिए टाल दिया है ताकि ये सभी कंट्रोलर तब तक आ जाए। एरोलेट के लिए हम अब भी वही पूरी और विस्तृत कॉपी बना रहे हैं जो नोवा 01 पर थी, लेकिन वहाँ बिल्कुल सटीक कॉपी नहीं बन पा रही है। वहाँ थोड़े बहुत बदलाव हो रहे हैं, पुर्जे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता कुल मिलाकर वैसी ही उच्च गुणवत्ता वाली रहेगी। तय। और इसलिए शनिवार को हम कई कारणों से उड़ान नहीं भर सके और हमें याकूत लोगों से एक महत्वपूर्ण काम मिला। वे कहते हैं हम अक्टूबर में निश्चित रूप से आना चाहते हैं जब यह पहले से ही उड़ रहा होगा। और अब अक्टूबर में सब कुछ निश्चित रूप से उड़ान भरेगा, नोवा 01 भी और एरोलेट भी। ये बहुत दिलचस्प होगा कि एरोलेट कैसे उड़ता है, क्योंकि नोवा 01 के साथ तो सब कुछ स्पष्ट था। यह एक क्लासिक डिज़ाइन है जिसे डिज़ाइनरों, निर्माण में और कुल मिलाकर सभी को बहुत पहले से अच्छी तरह पता है। और इसकी डायनेमिक मॉडल भी बनाई गई थी और अच्छी गणितीय मॉडल भी थी और सभी विंड टनल टेस्ट और सेंटरिंग और वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ क्या क्या नहीं गिना गया था और सब कुछ ठीक था, वह उड़ती थी। और जिसने भी इसे असल में देखा है वह देखता है कि यह यंत्र अच्छी तरह नियंत्रित होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह छोटा है और आमतौर पर छोटे यंत्रों का नियंत्रण अच्छा नहीं होता, जितना बड़ा उतना अच्छा। इसके साथ सब ठीक था, लेकिन एरोलेट के साथ अभी भी स्थिति अनिश्चित है। हमने स्वाभाविक रूप से इसकी गणितीय मॉडल भी बनाई और इसका परीक्षण भी किया, लेकिन जैसा कि पिछले न जाने 20 सालों की विश्वव्यापी प्रथा दिखाती है, शायद उससे भी ज़्यादा, बहुत से लोग हाइब्रिड यंत्रों के सभी फायदे और खूबियों को समझते हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास भी इन्हें सही ढंग से स्थिर करने और नियंत्रित करने का तरीका नहीं आया है। और इस तरह पूरी श्रद्धा के साथ यह मानना कि हमारा एरोलेट उड़ेगा, यह बेशक बहुत शानदार है और हम विश्वास करेंगे। स्वाभाविक है, हम सिर्फ विश्वास ही नहीं करते, हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि यह सच हो सके। लेकिन यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि असल में क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल सब कुछ आशाजनक लग रहा है। उम्मीद है कि उसके निर्माण के दौरान जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे जैसे एडवांस में ही उन सभी समस्याओं को अपने साथ ले गई हैं जो हवा में उड़ान के दौरान हो सकती थीं, लेकिन अब नहीं होंगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं यही कह सकता हूँ, एरोलेट और हाइब्रिड्स के साथ जुड़ी यह पूरी कहानी बहुत प्रेरणादायक और सुंदर लगती है, चाहे वह उपयोग के क्षेत्रों की बात हो या अर्थव्यवस्था की। और कुल मिलाकर यह जैसे कि डिरिजेबल निर्माण के क्षेत्र में एक नई और रोमांचक ताजगी की तरह है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पारंपरिक रूप और उनके तरीके कहीं नहीं जाने वाले हैं, वे हमेशा मौजूद रहेंगे। अगर ये एक सादा डिरिजेबल है जो वह उठा सकता है जिसे और कोई भी नहीं उठा सकता, वहाँ ले जा सकता है जहाँ और कोई भी नहीं ले जा सकता, जब टन प्रति किलोमीटर की लागत की गणना की जाती है, तो यह निश्चित रूप से एक क्लासिक है। यह कुल मिलाकर काम करेगा। हाँ, वह बस किसी चीज़ को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाता है, लेकिन जब कोई दिलचस्प काम होते हैं, जैसे 60 टन लाना, फिर बिना कोई वापसी लौट के वापस लौटना या ज़्यादा तेज़ी से उड़ना और ऊपर से शानदार दिखना, तो यह वाकई ख़ास है। ये उनके हाइब्रिड यंत्र हैं। असल में एक क्लासिक यंत्र को भी इस तरह से बनाया जा सकता है कि वह बिना किसी बैलास्ट के वापस लौट सके। इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन जब आप एरोलेट को देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसा अद्भुत और अनोखा दिखता है जैसे वह सीधे भविष्य के किसी उन्नत युग से आया हो। यह सच में कुछ बहुत ही असाधारण और बेहद दिलचस्प है। तो हम उस पर विश्वास करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि वह उड़ सके, वह ज़रूर उड़ेगा। और बड़े यंत्र किस पर बनाए जाएं? जहाँ तक बड़े यंत्रों की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लासिक डिज़ाइन, क्लासिक यंत्र ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनकी मांग है और इनके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले डिरिजिबल बिल्कुल भी हाइब्रिड नहीं होंगे, वे केवल संतुलित होंगे, केवल क्लासिक होंगे। मॉनिटरिंग डिरिजिबल्स के लिए असली ग्राहक हैं, हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। शायद मैंने ये कभी कहने का मौका नहीं पाया, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेशन से भी ग्राहक हैं। उनके पास कई हज़ार किलोमीटर तक फैले हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनकी विशेष रुचि है, और उन्हें हर हफ्ते में 2 बार इन सभी ऑब्जेक्ट्स की पूरी सांख्यिकी प्राप्त करनी होती है।
वे भी खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबसे अधिक संभावना है ये डिरिजेबल्स हमारे पास आए हैं, और अब हम उनके साथ मिलकर एक विस्तृत प्रोजेक्ट की रोड मैप तैयार कर रहे हैं। कैसे हम कदम दर कदम उस महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचेंगे जहां उनके पास इन मॉनिटरिंग डिरिजेबल्स का एक पूरा नेटवर्क होगा जिसे वे खुद ही मेंटेन, संचालित और प्रबंधित आदि करेंगे। यानी हमारे पास टर्न की आधार पर एक पूरी विशाल मॉनिटरिंग नेटवर्क के विकास के लिए ग्राहक है। ग्राहक बहुत गंभीर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा और हम उनकी सभी महत्वपूर्ण ज़रूरतों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। फिलहाल सब कुछ प्रारंभिक रूप से सकारात्मक दिख रहा है, तो क्लासिक जिससे हमने शुरुआत की थी वह निश्चित रूप से ज़रूरी है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और नोवा 01 और नोवा 2 पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और नोवा 8 भी, यानी ये पहले दस्ते में हैं। यह यूं कहें हमारा सुरक्षित रास्ता है जो निश्चित रूप से काम करता है। 100 साल पहले भी उड़ते थे, कुछ नहीं बदला, भौतिकी के नियम वही हैं, ये निश्चित रूप से उड़ेंगे और ये निश्चित रूप से ज़रूरी है। वहीं हाइब्रिड थोड़ी देरी से आ रहे हैं, तो देखते हैं पहला हाइब्रिड कैसे उड़ता है। हमें पूरी उम्मीद है कि उसके साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर सब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा तो कुछ चीज़ें निश्चित रूप से फिर से बनाई जा सकती हैं, हम उन्हें अवश्य फिर से बनाएंगे। अगर वहाँ यह संभावना होगी कि सब कुछ बेहतरीन रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम उसे पूरा करेंगे, और फिर जैसे ही हमें यह समझ आ जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा है, हम बड़े निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे। वास्तव में वे भी एक तरह के अर्ध डिजाइन किए गए प्रारूप में हैं, क्योंकि प्रशासक सर्गेइविच खमेल ने इस महत्वपूर्ण विषय को कभी छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने इसे दशकों तक लगातार आगे बढ़ाया, इस पर अथक परिश्रम किया और इसे विकसित करने के लिए अपना पूरा ध्यान समर्पित किया। असल में उन्हें एक छोटा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। ये कम से कम 3000 घन मीटर का है, इससे कम पर वे नहीं गए, इसलिए वहाँ कुछ अतिरिक्त भी है, लेकिन सब कुछ इसी के अनुसार समायोजित किया जाएगा। यहाँ तक कि जब छोटे प्रोजेक्ट पर सक्रिय रूप से काम शुरू किया, गणित, एरोडायनामिक्स बनाना शुरू किया, तो आकार में काफ़ी बदलाव आया। उसकी मूल अवधारणा वही रही। हम इसे 3 सॉसेज वाला कहते हैं, जब एक केंद्रीय बड़ा हिस्सा होता है और दोनों तरफ 2 छोटे हिस्से होते हैं। पहले वे या तो एक जैसे थे या कभी बड़े कभी छोटे, लेकिन अब एरोडायनामिक्स ने आकार को पूरी तरह तराश दिया है और अब यह अंतिम रूप ले चुका है। यह जाहिर है बड़े यंत्र के विकास पर ज़्यादा असर नहीं डालता, वहाँ भी आकार बदला है और भी बहुत कुछ बदल सकता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर हम उस पर भी काम शुरू करेंगे। एक्सप्रेस को 1 महीने में ही जारी कर दिया। दोस्तों क्या हुआ था? और नोवा 2 के बारे में भी बहुत सी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। मैंने तब एक तस्वीर भेजी थी जहां यह पूछा गया था कि वेल्डिंग के लिए आवश्यक मशीनें वास्तव में कहाँ हैं, तो अब वो सब कुछ रूस में ही उपलब्ध है। हमारे साथ उन विशिष्ट जगहों को लेकर कुछ छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हुईं जहां यह सब महत्वपूर्ण सामान रखा जाना था। कनोम्मो याद दिला दूं, ल्यूबेरत्सी में एक छोटा सा कमरा है, वहाँ अभी नोवा 2 की गोंडोला की असेंबली का कार्य किया जा रहा है, आवश्यक उपकरण बनाए जा रहे हैं, सब कुछ सुचारू रूप से काम कर रहा है, और बाद में जब सूचना प्रक्रिया हम कह सकते हैं और अधिक समृद्ध हो जाएगी, जब वहाँ और भी कई दिलचस्प चीज़ें होंगी, तो हम वहाँ जा सकते हैं, एक वेबिनार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ विस्तार से दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। यह ल्यूबेरत्सी में है। इसके अलावा एक मैकेनिकल प्रोडक्शन भी है जिसे हमने किराए की जगह पर शिफ्ट कर दिया है। वहाँ एक बड़ा उद्यम है जहाँ पहले से ही बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। हमने अपनी मशीनें भी वहीं पास में लगा दी हैं और हम कुल मिलाकर वहाँ पूरी मैकेनिकल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन शेल प्रोडक्शन के साथ कई तरह की योजनाएं थीं। यह कहाँ होगा? अपने ही हवाई अड्डे पर, जो कि वैसे अब तक, जैसा कि आप खबरों से समझ सकते हैं, अभी तक है ही नहीं। कोई भी इस शानदार उपलब्धि का जश्न नहीं मना रहा है और यह एक बड़ी चिंता का विषय है। और पोडमॉस्कोविये में और मॉस्को में कुल मिलाकर हमने ये जगहें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, और हमारे एक बहुत बड़े नागरिक उड्डयन संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी यह प्रस्ताव दिया। उन्हें वास्तव में वह सारी थीम बहुत पसंद है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और उनके पास पर्याप्त जगह भी है, और वे कहते हैं लीजिए, कृपया इसे ले लीजिए। लेकिन फ़िलहाल वहाँ मरम्मत में बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक ऐसी जगह है जिसे किराए पर लेना बहुत ही मुश्किल था।
लेकिन हम सच में उसे चाहते थे और हमें उनसे एक सकारात्मक जवाब मिला। यूं कहें वह जगह मॉस्को से काफ़ी दूर है, कहाँ है फ़िलहाल नहीं बताऊंगा। तौबा तौबा तौबा, नज़र न लगे। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। कुल मिलाकर लगता है कि जगहों का मसला हल हो गया है और सारा उपकरण वहीं इकट्ठा किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस अक्टूबर महीने में हम सब कुछ वहाँ जोड़ लेंगे, उसे काम करने की स्थिति में ले आएंगे ताकि नवंबर में हम नोवा 2 शेल बनाना शुरू कर सकें। अगर हम नवंबर में बनाना शुरू करते हैं तो नवंबर में ही ख़त्म भी कर लेंगे। ये अच्छी खबर है, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आगे खिसक ही जाएगा। लेकिन नए साल से पहले हम सबको निश्चित रूप से एयरशिप का बड़ा शेल देखना चाहिए और उसके साथ ही बाकी सारे तत्व भी तैयार होने चाहिए। पूंछ का ऑपरेशन, नाक की मजबूती, पिछला सुदृढ़ीकरण और पिछला थ्रस्टर, ये सब कुछ पहले ही विकसित किया जा चुका है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन जारी किया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें तो पहले ही निर्माण के लिए भेज दी गई हैं। निर्माण यूं कहें तो अब सीना तान कर तैयार हो रहा है। 6 महीने की इस तरह की तेज़ प्रगति से पहले प्रायोगिक निर्माण होता है। हमने प्रायोगिक निर्माण और सीरियल निर्माण की तैयारी को अलग करना शुरू कर दिया है। प्रायोगिक निर्माण आखिरकार यह रचनात्मकता के बारे में है, जबकि सीरियल निर्माण यह अनुशासन और व्यवस्था के बारे में है। और एक तरह की असेंबली लाइन। हाँ, ये थोड़े अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कुल मिलाकर प्रायोगिक निर्माण गहरी सांस लेता है और इसके लिए तैयार होता है। हम सब इसका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और इसे लेकर उत्साहित हैं। वैसे नोवा 2 के लिए इंजन जो बेल्जियम के हैं, लगता है कि वे अब कहीं रास्ते में हैं। ये बहुत शानदार है। वे हमें सितंबर में आ जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ कुछ मौसम संबंधी असामान्यताएं थीं। यूरोप में किसी को छुट्टी पर भेजा गया था और इसी तरह की बातें थीं। खैर, अब अक्टूबर है और कहाँ जा रहा है, सब कुछ तैयार है, इंतज़ार करें। तो ये बहुत अच्छा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास वहाँ पहले से ही कई स्टैंड जमा हो गए हैं एरोफ्लाइट की वजह से। हमारा प्रायोगिक निर्माण थोड़ा रुक गया था, अब वह फिर से शुरू होगा। हमारे पास वहाँ 48 वोल्ट का स्टैंड है, GSU वाला स्टैंड है। यह एक हाइब्रिड पावर इंस्टॉलेशन। हमारे पास वहाँ आंतरिक दहन इंजन है, उसके साथ जनरेटर, फिर बाकी सब कुछ। मोटे तौर पर कहें तो इलेक्ट्रिक मोटरों की नियंत्रण प्रणाली और प्रोपेलर, यानी हमें ऐसा एक स्टैंड बनाना है। 12 वोल्ट के स्टैंड भी बनाना है। कुल मिलाकर हमारे पास पहले से ही सब कुछ पूरी तरह से तैयार है ताकि एयरशिप के सभी आंतरिक हिस्से मुख्य आवरण और गोंडोला के बिना स्टैंड्स पर आपस में जुड़ जाएं और ठीक से काम करने लगें। सिद्धांत रूप में हमें इस पतझड़ में ये सब कुछ करना था। 1 महीना बीत चुका है, 2 महीने अभी भी बचे हैं। शुरू करते हैं। मुझे लगता है हम निश्चित रूप से पकड़ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ काम करेगा और चल पड़ेगा। यहाँ बेल्जियम के इंजन पर लगा हुआ एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। वहाँ एक शक्तिशाली जनरेटर है। ये वही हैं जो हाल ही में बाज़ार में आए हैं। कुल मिलाकर विभिन्न पुर्जों, जटिल कंपोनेंट्स आदि के साथ कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में वह सब कुछ बहुत कम बनता है जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत है, और लोग उसे साझा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वे सभी देश जो अब किसी न किसी भू राजनीतिक कारण से हमारे लिए बिल्कुल भी मित्रवत नहीं रह गए हैं, और तो और हमें पूरी तरह से दूसरे अधिक मित्रवत देशों के माध्यम से समझौता करना पड़ता है ताकि वे वहाँ से खरीदें और फिर वे यहाँ भेज दें। कुल मिलाकर स्थिति वास्तव में बहुत सुखद नहीं है, लेकिन यही जीवन है। कुल मिलाकर हाँ, इसी वजह से समय सीमा थोड़ी आगे बढ़ जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर लगभग ठीक है। जुबकेविच, मुझे वादिम वासिल्येविच के शब्द याद आते हैं जो देरझावा के मुख्य डिज़ाइनर हैं या नोवा परिवार के लिए। वह कहते हैं, वादिम वासिल्येविच तो नोवा 2 को कितने समय में बनाएंगे? 1 साल में बना लेंगे। और ये 1 साल यानी अक्टूबर महीना जब वह आएगा, उन्होंने यह बात कहीं बीच में कही थी। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर खोल, पिछला हिस्सा, पैरेल अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, और फिर इंजन वगैरह सब कुछ तैयार हो जाए और कम से कम स्टैंड्स पर खड़ा हो सके, घूम सके। असल में जुबकेविच ने सही अनुमान लगाया था। लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि नोवा 01 और एरोलेट भी होंगे। हाँ, और नोवा 8 और ढेर सारी दूसरी दिलचस्प चीज़ें भी। यह कि हमें इंजनों के साथ कुछ समस्याएं होंगी, यह कि ये हमारे अपने इंजन नहीं होंगे और इंजनों का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। यह कि प्रोपेलर मोटर समूह हमारे लिए कोई और विकसित नहीं करेगा, सब मना कर देंगे। इसलिए हमें खुद ही इसे विकसित करना पड़ेगा
और इसमें घुमावदार ट्रांसमिशन भी शामिल है। यह कि गोंडोला भी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सभी लोग या तो अवास्तविक समय सीमा या अवास्तविक रकम मांग रहे थे। हमारे पास उन कार्यों की सूची बहुत अधिक बढ़ गई है जिन्हें हमने अपने ऊपर ले लिया है, और परियोजना की शुरुआत में जो नारे थे व्यापक सहयोग के बारे में, वो फ़िलहाल सिर्फ नारे ही बने हुए हैं, और अब वे सीरियल उत्पादों के निर्माण की श्रेणी में जा रहे हैं, क्योंकि अनुभव से, जैसा कि हाल के वर्षों में स्पष्ट रूप से पता चला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विमानन क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी चीज़ विकसित करने के लिए सब लोग बहुत गंभीरता से पेश आते हैं। जैसे यार, हमें तो बस एक प्रयोगात्मक यंत्र बनाना है, एक परिकल्पना की जांच करनी है, लेकिन उनके लिए ये शब्द टिकते ही नहीं हैं। वे हमेशा एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जो सीरियल प्रोडक्शन के लिए हो, सर्टिफिकेशन के लिए हो, जिस पर लोग सवार हों। और जब आप कहते हैं नहीं, इसमें तो मानव रहित यंत्र होगा, तो वे पूरी तरह से नहीं समझते कि मानव रहित यंत्र क्या होता है। जैसे नहीं, वहाँ तो मानक लोग सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं, इसमें तो मानव रहित यंत्र होगा। यार देखो, इस दीवार को पार करना भी मुश्किल है, क्योंकि मानव रहित तकनीक वाकई में एक नया ट्रेंड है जो पहले कभी नहीं था। हाँ, और पूरी विमानन, पूरी शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ, यहाँ तक कि उत्पादन भी, सब कुछ ऐसी विमानन के निर्माण के लिए तैयार किया गया है जिसमें लोग बैठते हैं या तो संचालन के लिए या फिर यात्रा करने के लिए। तो कुल मिलाकर वहाँ भी कुछ आवश्यकताएं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे यंत्रों के निर्माण के लिए भी एकल प्रमाणन वाले यंत्र होते हैं, कुछ पूरी तरह से प्रयोगात्मक यंत्र होते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सीधे ही प्रमाणन के लिए बनाना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जैसे कि एकल प्रमाणन के लिए बनाना। और न जाने क्यों फिर भी सबके दिमाग में मतलब बहुत सारी जटिलताएं हैं। कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो हम भी इन तमाम जटिलताओं से गुजरे हैं, और अल्लीलुया, अब यह सब पूरी तरह से पार हो चुका है। और जैसे ही हमने कंपनी के अंदर नई दो को नई दो कहना बंद कर दिया और उड़ती हुई प्रयोगशाला की अवधारणा लागू की, यह उड़ती हुई प्रयोगशाला है, ये उड़ती हुई प्रयोगशाला के रूप में प्रक्रिया को शुरू किया, और सब कुछ तेज़ी से चलने लगा और ये कंपनी के अंदर स्थापित हो गई। लेकिन जिन लोगों से आप बाहर संपर्क करते हैं, वहाँ अभी तक यह स्थापित नहीं हुआ है। वहाँ सब कुछ वैसा ही है। जैसे ही आप कोई काम बाहर देने की कोशिश करते हैं, वहाँ तुरंत शुरू हो जाता है, अरे आप यह क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रुकिए, बिल्कुल रुक जाइए, ये बहुत ही गंभीर है। नोवा 8, नोवा 35 अभी तक नोट अंडरस्टैंडिंग। हम अपने इस उदाहरण से दिखाना चाहते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। हम आपको दिखाएंगे। मैं प्रोपेलर मोटर ग्रुप के बारे में बताना चाहता था, VKD के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। खैर, गहराई से जाएं, पहले ही विस्तार में चला जाता है। काम हो रहा है, KD जारी की जा रही है, KD उत्पादन में भेजी जा रही है, उत्पादन तैयार किया जा रहा है, उपकरण बनाए जा रहे हैं, सामग्री खरीदी जा रही है। क्या हम धीरे धीरे और सावधानी से सवालों की ओर पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं? चलो देखते हैं। कृपया प्रतिक्रिया दो इस महत्वपूर्ण अनुरोध पर। टॉप 3 सबसे तीखे सवाल। ज़बरदस्त और बेहतरीन कंटेंट आखिर वास्तव में कहाँ है? इस पर भी पहुंचेंगे। पहला सवाल, डिरिजेबल के बाहरी आवरण के उत्पादन के लिए उपकरण और सामग्री की खरीदारी कब की जाएगी? कौन कौन से मुख्य घटक इस्तेमाल होंगे और क्या इनका कुछ हिस्सा रूस में ही बनता है? उपकरण जो पहले ही हमारे देश में खरीदे जा चुके हैं, अब बस हमारे पास पहुंचने बाकी हैं। सामग्री जो खरीदी गई है हमारे गोदाम में पड़ी है, सब कुछ मौजूद है रूस में ही। अभी हम कई प्रमुख उद्यमों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यहाँ स्थानीय सामग्री का उत्पादन शुरू किया जा सके, लेकिन फ़िलहाल यह सब मुश्किल, जटिल और असंभव है। एक मित्र देश से प्रमाणित सामग्री आसानी से उपलब्ध है और फ़िलहाल उसी पर ध्यान केंद्रित करना तर्कसंगत है। मैं यह समझता हूँ अगले साल, उससे पहले बिल्कुल नहीं। हमारे रूसी साझेदार शायद इस महत्वपूर्ण बात को समझ पाएंगे कि यह वास्तव में बहुत ज़रूरी है और कोई ना कोई इसके लिए निश्चित रूप से तैयार होगा और जिम्मेदारी लेगा। लाइनों के पुनःसज्जा और तकनीकी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। आमतौर पर ऐसे उद्यमों को शुरू करने में कुछ समय लगता है। जब एक बार यह शुरू हो जाता है तो वहाँ ये लाइनें कन्वेयर की तरह लगातार सामग्री देती रहती हैं और फिर कोई भी उसमें कोई बदलाव नहीं करता। यानी कोई भी पुरानी लाइन को आपके लिए फिर से नहीं बनाएगा
इसके लिए एक नई लाइन बनानी होगी और इसमें जगह, उपकरण, स्टाफ और समय में काफ़ी निवेश करना पड़ता है। फ़िलहाल कोई भी ट्रायल बैच बनाना नहीं चाहता है। उपकरण भी चीनी है। फ़िलहाल हमारे लिए यह पूरी तरह से पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। कृपया बताएं, अगर संभव हो, कि नोवा 01 के संशोधित बैच के ऑर्डर के बारे में और उन संभावित आय भुगतानों के बारे में जिनका सेम्योनोव ने अगस्त में जिक्र किया था। मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने ठीक ऐसा ही कहा था मेरी समझ में। थोड़ा सा संदर्भ समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राहक कहीं गया नहीं है। वहाँ सितंबर में प्रायोगिक औद्योगिक उपयोग की आवश्यकता थी। वह अक्टूबर में स्थानांतरित हो गई। समय सीमा थोड़ी सी बदल गई है। अक्टूबर में यह वास्तव में स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आगे क्या होगा। ग्राहक अभी भी पूरी तरह मौजूद हैं। सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। शुभ संध्या। कृपया दूरस्थ नियंत्रण के बारे में बताइए। इसे कैसे लागू किया जाएगा? नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाएगा? क्या उदाहरण के लिए अपनी ही अपार्टमेंट से नियंत्रण करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है? इसके लिए कौन से सिस्टम यूनिट्स की ज़रूरत होगी? क्या किसी ने पहले ही अपना खुद का एयरशिप रखने का फैसला कर लिया है? सिस्टम यूनिट्स तो सबसे सामान्य वाले ही चाहिए। वहाँ तो वेब वर्जन के ज़रिए भी नियंत्रण किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। अपार्टमेंट से भी नियंत्रण किया जा सकता है। हाँ, सवाल है ऐसा क्यों करना है? आखिरकार ये काफ़ी गंभीर तकनीक है। छोटे जैसे कोई फोफान जो कहीं भी उड़ रहा है, चाहे वह किसी कॉफ़ी शॉप से हो या फिर किसी स्मार्टफोन से, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात किसी बड़े और अधिक गंभीर उपकरण की आती है तो सब कुछ उन्हीं के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है। सबसे अधिक संभावना है यह ऑपरेटर किसी एक विशेष स्थान पर होता है जहां उसके पास सिर्फ एक कंप्यूटर ही नहीं बल्कि ऑपरेटर के लिए पूरी तरह से सुसज्जित एक जगह होती है, ताकि उसके पास केवल कीबोर्ड ही ना हो बल्कि कम से कम वहां पर विशेष नियंत्रण तंत्र अवश्य होंगे। कैसे कहें, बस गूगल कर लीजिए कि चीन में इन बड़े खदान डंप ट्रकों का रिमोट कंट्रोल वास्तव में कैसा दिखता है और उनका कार्यस्थल किस प्रकार सुसज्जित होता है। जिम्मेदारी भरा है। यह एक गंभीर काम है। लोग विशेष रूप से निर्धारित स्थानों पर बैठते हैं बस इसलिए ताकि मानव ध्यान केंद्रित रहे। ये सब कुछ भी ऐसा ही दिखेगा, लेकिन खुद यह संभावना, हाँ, कि लगभग स्मार्टफोन से भी नियंत्रण किया जा सकता है, हाँ, ये मौजूद है। ये सब कैसे काम करता है? ये इंटरनेट के ज़रिए ही काम करता है। असल में इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जब आप अपने कीबोर्ड के ज़रिए एक सिग्नल भेजते हैं ताकि मॉनिटर पर कोई मशीन हिल सके, या फिर जब इंटरनेट के माध्यम से कमांड्स ऑनबोर्ड कंप्यूटर तक सफलतापूर्वक पहुंचती हैं और वह इन कमांड्स को कार्यकारी अंगों तक प्रभावी ढंग से भेजता है। इस हाई स्पीड इंटरनेट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से डेटा का तीव्र आदान प्रदान संभव है, और उन सभी लोगों का भी जो इन डेटा को कुछ तार्किक और उपयोगी चीज़ में बदल सकते हैं ताकि बड़ी मशीनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एरोलेट की यह खास और अनूठी आकृति क्यों है? खमेल ने इसे किस विशेष उद्देश्य के लिए बनाया था? एरोलेट की आकृति एरोडायनामिक्स के गहन सिद्धांतों के अनुसार सावधानीपूर्वक तय की गई है। एक क्लासिक एयरक्राफ्ट अपनी सामान्य उड़ान मोड में अपनी कुल लिफ्टिंग क्षमता का केवल 10% ही उठाता है। उदाहरण के लिए, अगर उसमें 100 क्यूबिक मीटर हीलियम गैस भरी है तो वह ऊपर की ओर 100 किलोग्राम का बल खींचता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वह अपने साथ केवल 10 किलोग्राम अतिरिक्त वज़न ही ले जा सकता है, और बाकी 90 किलोग्राम ये स्वयं डिरिजिबल के मजबूत खोल, कुशल प्रोपेलर, शक्तिशाली मोटर और अन्य आवश्यक हिस्सों का कुल वज़न होता है। यानी कुल वज़न का 10 से 15% अधिक होना ये क्लासिक आकार और क्लासिक निर्माण वाले डिरिजिबलों के लिए सामान्य संचालन है। उदाहरण के लिए, खमेल के पास एक बड़ा यंत्र है, हाइब्रिड। वह न केवल एरोस्टैटिक बल से बल्कि एरोडायनामिक बल से भी भार उठा सकता है। क्लासिक यंत्र का ढांचा सममित होता है। यह एक घूर्णनशील पिंड होता है। जब यह चलता है तो यह केवल तभी लिफ्ट पैदा करता है जब कोई एंगल ऑफ अटैक बनता है। अगर सीधा उड़ान भरी जाए तो कोई लिफ्टिंग फोर्स नहीं होती, केवल सामने से प्रतिरोध होता है। लेकिन खमेल का डिरिजिबल, अगर वह बिना किसी एंगल ऑफ अटैक के सीधा आगे उड़ता है तो अपनी बनावट से
जैसे एक पंख लिफ्टिंग फोर्स पैदा करता है, वह अपनी लिफ्टिंग क्षमता के मुकाबले कहीं ज़्यादा भार उठा सकता है, अपनी कुल लिफ्टिंग फोर्स का 100%। यानी अगर 901 शर्तिया तौर पर 10 किलोग्राम उठा सकता है तो एरोल्योत तुलनात्मक आकार में 100 किलोग्राम उठा सकता है। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि यूं कहें उड़ान की खुद की दक्षता कुशलता बढ़ाई जा सके। हाँ, यह यंत्र थोड़ा ज़्यादा ईंधन खपत करने वाला हो जाता है। हाँ, इसकी बनावट बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर इसके अपने फ़ायदे हैं। इनके बारे में अलग से खमेल के साथ वेबिनार में बात करनी होगी। बहस करना, और यह हमारे यहाँ ऑफिस में हमेशा उठने वाला सवाल है। हम NATS पर इकट्ठा होते हैं और अक्सर पारंपरिक विचारधारा वाले लोग हाइब्रिड तकनीक वालों पर दबाव डालते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि यह तो बिल्कुल ही बेकार की चीज़ है, जबकि हाइब्रिड तकनीक वाले साबित करते हैं कि इसकी ज़रूरत है। मैं बस निष्पक्ष रूप से विशेषज्ञों को देखता हूँ, उनके विचारों पर भरोसा करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है, हाँ, निश्चित रूप से भविष्य हाइब्रिड उपकरणों का है, लेकिन पारंपरिक रूप में भी आसानी से हाइब्रिडिटी की डिग्री बढ़ाई जा सकती है। यानी पारंपरिक उपकरण पर ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 10% ही ले जाएं, आप आसानी से 50% भी साथ ले जा सकते हैं, बस खुद बोर्ड की विशिष्ट ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर, बस इतना ही। हाँ, एरोडायनामिक्स में आप इतना भार नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आप वहाँ एंगल ऑफ अटैक बढ़ा सकते हैं। हाँ, इससे सामने का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर इसमें बहुत सारी लेकिन बातें हैं, और इसी वजह से हम छोटे उपकरणों से शुरुआत करते हैं ताकि सभी परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को व्यवहार में आजमा सकें, ताकि व्यावहारिक रूप से समझ सकें कि यह सब कैसे होता है, क्योंकि दफ्तरों में कंप्यूटर पर मॉडलिंग तो अनंत समय तक की जा सकती है। केवल उड़ने वाली मशीन ही अपने सभी फ़ायदे और नुकसान दिखाती है। और हाँ, हमें एक एरोलैंडर बनाने में दशकों का समय और अरबों डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो एरोप्लेन बनाने का फ़ैसला गर्मियों के बीच में ही कर लिया था शायद। अब यह इस बार पतझड़ में उड़ान भरेगा और हम सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कुल मिलाकर ये हाइब्रिड मशीन बड़े माल को उन्हीं विशाल आकारों में ढोने के लिए है। चलिए इसकी जांच करते हैं व्यवहार में। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा खरीदना चाहते हैं? शायद यह बेहतर होगा कि आप एक छोटा हवाई अड्डा खरीदें, ताकि आपके पैसे बचें और एक हैंगर भी बन सके। और आप क्यों मानते हैं कि वह बड़ा है? सबसे पहले, हवाई अड्डे का आकार हमारी इच्छाओं से नहीं, बल्कि हमारी आवश्यकता से तय होता है, जिसे हमने परियोजना शुरू होने के 5 साल के लिए खुद के लिए निर्धारित किया है। हमारे पास कई एयरशिप्स हैं जिन्हें इसी हवाई अड्डे पर बनाना, परीक्षण करना और रखना है, और इसके लिए कुछ मानक हैं, एक एयरशिप को कितनी जगह चाहिए वगैरह। हमने वैसे भी सबसे न्यूनतम संभव विकल्प पर विचार किया है, बिल्कुल कृषि उपयोग के लिए एक साधारण रनवे वाला हवाई अड्डा। साधारण कृषि हवाई अड्डे आमतौर पर उन खेतों के पास होते हैं जिनकी अब भी खेती की जाती है, और वहाँ ऐसा हवाई अड्डा ढूंढना जिसमें पूरा मैदान बड़ा और साफ़ हो काफ़ी मुश्किल है। ये एक बात है। और दूसरी बात, बाकी छोटे हवाई अड्डे जो खेतों में नहीं हैं, वे सभी जंगल में स्थित हैं। वहाँ आम तौर पर रनवे के लिए बस एक कटाव होता है और उसके दोनों ओर लगभग 50 से 60 मीटर के बाद ही जंगल शुरू हो जाता है। यानी एयरशिप्स के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। उन्हें खुला मैदान चाहिए, जंगल में नहीं उतारा जा सकता। कुल मिलाकर छोटे हवाई अड्डों पर भी विचार किया गया था, वो भी मामूली कीमतों पर। अगर उदाहरण के लिए देखें, हवाई अड्डों की बिक्री के बारे में खुली जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि अवीटो पर वहाँ सेवेरका बिक रहा है, पोडिस्ट्रा बिक रहा है, शायद कहीं और मायाचिकोवो भी बिक रहा है। वहाँ 100 मिलियन की बातें हो रही हैं, तो यहाँ सिर्फ कुछ दर्जन मिलियन की बात थी, और यहाँ मोल भाव भी किया जा सकता था। वहाँ सब कुछ बस इस पर आकर रुक जाता था कि बिजली, वहाँ वास्तव में एक हवाई अड्डा है, आप देख सकते हैं, लुकोवित्सी में कुछ 5 मिलियन रूबल में बेच रहे हैं। अक्सर कृषि संबंधी है, लेकिन वहाँ पास में ही विशाल मक्का बोई जाती है, और हमें खेतों में बड़े बड़े गोले बनाकर सही ढंग से दिखाने पड़ते ताकि एयरशिप्स उतर सकें। और 5 मिलियन रूबल में ख़रीदा भी जा सकता था, लेकिन मक्का बीच में आ रही थी। कुल मिलाकर जब तक प्रशासन सहयोग के लिए आगे नहीं आया, देखिए, आप मालिक से, किसान से ये ज़मीन ले सकते हैं, उससे कह सकते हैं, भाई यहाँ अपनी मक्का बो और यहाँ हम अपना काम करेंगे। अगर प्रशासन ने ऐसा कहा होता तो हम खुशी खुशी ये भी ले लेते, लेकिन वहाँ बिजली पहुँचाओ, पानी पहुँचाओ, मतलब कुआं खुदवाओ, गैस भी होनी चाहिए, क्योंकि एलिंग्स बड़े हैं, उन्हें गर्म करना आसान नहीं है, और इसी तरह की और बातें हैं। सर्दियों में तो ठंड से जम जाओगे।
कुल मिलाकर वहाँ धीरे धीरे खर्चे बढ़ते ही जाते हैं और जो हवाई अड्डे वहाँ हैं वही पुराने कृषि पट्टे जिनके पास बड़ा मैदान है लेकिन कम से कम जहाँ पहले से बिजली है, कुएं हैं वगैरह, वे महंगे बिकते हैं। तो ये तो साफ है कि लगभग सभी उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की लागत के बराबर ही बिकते हैं। वैसे हाँ, कुछ बड़े हवाई अड्डे भी हैं जो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ म्याचिकोवो सेवेरका है, वहाँ के लिए सैकड़ों मिलियन की मांग की जाती है। खैर, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित है, नाम है और भी बहुत कुछ। कुल मिलाकर जिस हवाई अड्डे पर हमने बहुत उम्मीद लगाई थी वह हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। हम अभी किराए की जगहों पर भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे सभी काम वैसे भी पूरे हो रहे हैं, यानी शायद अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता, खैर भगवान ही जाने वह कैसे होता। लेकिन जब तक हमने हवाई अड्डा नहीं ख़रीदा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कोई बड़ी रकम खर्च करने का इरादा भी नहीं रखते थे। हमारा इरादा तो बस न्यूनतम में काम निकालने का था जब तक कि काम खुला है। वैसे कल हम जा रहे हैं, मैं वीडियो बना सकता हूँ। वीडियो बना लेना कुछ कंटेंट के लिए, और कंटेंट के लिए आखिर कंटेंट कहाँ है? ठीक है, अगला सवाल। फ्योडर, क्या हमारे पास ड्रोनों के ऑपरेटर या ऐसे ऑपरेटरों की वैकेंसी है जिनके पास ध्रुवीय अभियानों का अनुभव हो? 2022 से वह व्यक्ति बेरोजगार है, उड़ान भरना मना है। मैं चाहता हूं कि उसके साथ, अरुणोव के साथ और ज़्यादा वीडियो कंटेंट बने। क्या यह सच में संभव है? ड्रोन ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर की तरह? हाँ, शायद ऐसा ही है। कुछ तो है। वोलोडिया बैठा है और आग की ओर देख रहा है, वह हमें सुन नहीं रहा, शायद सुन ही नहीं रहा है। मैं समझ गया। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास वोलोडिया है, वह ड्रोन उड़ाता है, वह सब कुछ रिकॉर्ड करता था। हाँ, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी तो एयरशिप्स की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। फ़िलहाल दोनों असेंबली में खड़े हैं। ऑफिस में ड्रोन से उड़ान नहीं भर सकते हैं। अब हम खुद पायलट के सर्टिफिकेट लेंगे, बाहरी पायलटों के। हमने ट्रेनिंग के लिए आवेदन पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ड्रोन ले जाना नहीं, बल्कि जो बिना पायलट वाले विमान हैं जिनका वज़न 30 किलोग्राम से ज़्यादा है, उसके लिए विशेष तैयारी चाहिए। कई महीनों की लंबी ट्रेनिंग और पूरा पायलट लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। ऐसी तैयारी इतनी जल्दी नहीं होती, यानी वहाँ कोई लाइन नहीं लगी है। कुल मिलाकर हमारे अपने पायलट जल्द ही आ जाएंगे। रिमोट वर्कर्स ड्रोन ऑपरेटरों के बारे में एक ईमेल है, वहाँ अपने सुझाव प्रस्ताव भेजें, वहाँ नौकरियाँ में और बाकी बातें भी। हम वाकई में सबको देखते हैं जिनमें हमें बहुत दिलचस्पी होती है, उनसे संपर्क करते हैं, मिलते हैं। तो वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और अपने कॉन्टैक्ट्स भेजें, वरना हम संपर्क करेंगे कभी नहीं। तो अगला सवाल। दीवार के पास ठीक फ्योडर के पीछे आपके पास कौन सा उपकरण रखा है? मुझे लगता है बात शायद कटे हुए हिस्से की है। अरे ज़रा स्पष्ट करें। हाँ, वहाँ टैंक का गैस टरबाइन इंजन रखा है कटे हुए हिस्से में। ये अच्छा सवाल है, और वो वहाँ क्यों रखा है उसके बारे में। ये जो है ये पुराना रेडियो है, लेकिन ये रेडियो ही है। वोलोडिया, कैमरे में ठीक मेरे पीछे क्या है? रेडियो। टरबाइन रेडियो दिखाई नहीं दे रहा। खैर, वहाँ एक शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन रखा है। यही उस उन्नत पावर यूनिट की आधारशिला है जिसे हम विशेष रूप से V8 और उससे भी बड़े एयरशिप्स के लिए सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। हमने पिछले 1 साल से भी अधिक समय तक हीट एक्सचेंजर के साथ इस गैस टरबाइन इंजन पर गहनता से काम किया है, जो लगातार 300 किलोवाट की प्रभावशाली इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करता है। ये पूरी प्रणाली अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और इसकी विस्तृत डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन को सफलतापूर्वक उत्पादन विभाग को सौंप दिया गया है ताकि इसका निर्माण शुरू किया जा सके। अभी बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण समय चल रहा है। एक तरह से ये एक निर्णायक मोड़ है। हम इस बारे में पहले क्यों नहीं बता रहे थे और अब तक क्यों नहीं बता रहे हैं? असल में इन चीज़ों का उत्पादन शुरू करना, इन्हें सफलतापूर्वक डिज़ाइन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और हमारे लिए ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा। लेकिन असली चुनौती है इसका उत्पादन करना। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। और जैसे ही हमें यह यकीन हो जाएगा कि सब कुछ अच्छे से बन रहा है, यानी कि वह चीज़ तैयार होकर स्टैंड पर लग जाएगी, तब हम इस पर से थोड़ा पर्दा हटाएंगे और यूं कहें तो इसका वज़न, मैं नहीं जानता क्या,
उस पलड़े में डालेंगे कि हमारे साथ सब कुछ शानदार होने वाला है, समय के साथ और आगे भी जारी रहेगा। ये आशाजनक लग रहा है। सवाल है, क्या आप डिरिजेबल्स, हवा में उड़ने वाले जहाज़ याकूतिया में ही बनाएंगे? याकूतिया के लिए हाँ, याकूतिया में सबसे अधिक संभावना है कि वहाँ स्क्रू ड्राइवर असेंबली ही होगी। शायद कुछ हिस्से वहीं लोकलाइज किए जाएंगे अगर वहाँ सब कुछ उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें तुरंत याद आ गया कि वहाँ हाल ही में बनाए गए नए विशाल जहाज़ निर्माण के लिए बड़े बड़े हॉल हैं। उन्होंने कहा, ओह, तो हमें अलग से एल्लिंग जहाज़ निर्माण शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो शानदार है। ऐसी ही अवधारणा थी कि हम वहाँ बनाते हैं जहाँ हमें सुविधाजनक हो अपना अनुभवी, प्रयोगात्मक, कहें तो डिरिजेबलड्रोम, और ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी देश में, हमें यह सक्षम होना चाहिए कि हम डिरिजेबल एयरशिप उसी जगह पर असेंबल कर सकें, शर्तिया तौर पर। ये तो समझ में आता है कि किसी बड़ी चीज़ को ले जाना आसान होता है, लेकिन हर जगह अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कोई चाहेगा कि उसके पास असेंबली प्रोडक्शन भी हो, रिपेयर बेस भी हो, टेक्निकल सर्विसिंग भी हो और अन्य चीज़ें भी, ठीक है। कोई सिर्फ डिरिजेबल और मोरिंग मस्त लाना चाहेगा ना कि बाहर खुले में रखना, ठीक है। इसे सब कुछ अलग अलग हो सकता है। याकूतिया के लिए एक बहुत बड़ा डिरिजेबल बेड़ा चाहिए। अब बहुत बड़ा, ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि अभी तो वहाँ एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वास्तव में। हाँ, मतलब दर्जनों, जिनकी वहन क्षमता 30-60 टन तक हो। मुझे लगता है ये बहुत है, हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। और हाँ, वहाँ बड़ी प्रोजेक्ट कंपनियाँ हैं, कार्य समूह हैं और अन्य चीज़ें, वहाँ कोई मनमानी नहीं है। अगर वस्तुनिष्ठ रूप से यह आवश्यकता होगी तो यह आवश्यकता होगी। उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग के स्थान पर ले जाना पड़ेगा ताकि आगे सबसे पहले आवश्यक अनुभव प्राप्त किया जा सके और दूसरे, इसे एक पूर्ण सेवा केंद्र में बदला जा सके। खैर, यही स्वाभाविक रूप से और निश्चित रूप से होगा। अफ्रीका की 2 देश हैं, वे हमें बहुत ज़ोर से अपनी ओर खींच रहे हैं और वे बहुत दिलचस्प तरीके से लुभा भी रहे हैं। उम्मीद है वेबिनार का अनुवाद नहीं हो रहा है। वे कहते हैं, आइए हम ये संयुक्त उद्यम बनाते हैं। हमारे पास अनगिनत $1 मिलियन हैं। हम इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश की ज़मीन पर आइए, यहाँ आकर निर्माण कीजिए। हाँ, जाहिर है हम जाएंगे। थोड़ा और बाद में, अभी यहीं पर जम जाते हैं। अच्छा, यहाँ शायद कोई सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि बिना किसी बैलास्ट के वापसी को क्यों देखा जा रहा है। उपयोगी और मूल्यवान माल लाया गया, फिर वापस जाते समय कंटेनरों में कचरा भर लिया गया। कचरा ले जाने के पैसे भी मिल गए, या फिर कुछ भी और उपयोगी सामान ले जाओ। क्योंकि यह जो बैलास्ट वाली योजना है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या कोई भी पक्षी आपके विशाल एयरशिप को छेद नहीं देगा? क्या वह जल नहीं जाएगा, फट नहीं जाएगा या नीचे गिर नहीं जाएगा? और इसी तरह के कई सवालों में से एक है बैलास्ट वाला, जैसे कि यह क्यों चाहिए? क्या यह बिना बैलास्ट के उड़ नहीं सकता? कौन जाने। गाड़ी भी बिना पेट्रोल के नहीं चलती। अलग अलग तकनीकों में बहुत सारे बारीकियां होती हैं। जैसे हवाई जहाज़ को स्टार्ट करने के लिए वहाँ एक बड़ी सबस्टेशन को बिजली पैदा करनी पड़ती है ताकि उस हवाई जहाज़ को जंप स्टार्ट किया जा सके। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कार में बैठ गए और चाबी घुमा दी। कोई भी गंभीर तकनीक, उसके लिए गंभीर देखभाल और ढेर सारी वाकई में अविश्वसनीय बारीकियों की ज़रूरत होती है ताकि वह सब कुछ सही से काम करे। ऐसा कभी नहीं होता। खैर, शायद आईफोन, दरअसल घरेलू तकनीक अब उस स्तर तक पहुंच गई है कि हम लोग सोचना कि गंभीर तकनीक भी शायद उतनी ही आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बैलास्ट स्कीम, हाँ, इसमें सब कुछ बढ़िया है, मैं सहमत हूँ। कचरा भी ले जा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं कि प्रदर्शनी में कैसे आकर एरोनोवा का समर्थन किया जा सकता है। वहाँ चैट में ख़ास तौर पर एक चैट बनाई गई है, या कहें कि चैट में एक थीम बनाई गई है। उसका नाम भी वही है, दुबई प्रदर्शनी। सारी जानकारी वहीं टेलीग्राम में है। कुल मिलाकर देखिए, हमारा एक साझा चैट है डिरिजेबल वाला, वहाँ एक थीम है, उसमें जाए और वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है। बस उन तारीख़ों में दुबई आ जाइए जब कार्यक्रम हो रहा है और हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन में मदद करेगी। वहाँ जाना है तो बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। सारी जानकारी टेलीग्राम में है, जाइए और देख लें। हाँ,
इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट भी यह सलाह देता है कि कहाँ रहना सबसे बेहतर रहेगा ताकि वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो, शायद कोई ट्रांसफ़र भी उपलब्ध हो। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अच्छा कि हम दुबई में मिले। हमारे प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 साल हुआ है और हम पहले ही दुबई में हैं, अंतर्राष्ट्रीय एविएशन प्रदर्शनी में, एकमात्र रूसी कंपनी। और वो पहले से एयरशिप्स। हाँ, और नए सहस्राब्दी के सबसे महत्वाकांक्षी एयरशिप प्रोजेक्ट के साथ ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक अभूतपूर्व और दूरदर्शी पहल है। मुझे सच में बहुत दिलचस्पी है कि क्या और भी कोई कंपनियां होंगी जो मतलब एयरशिप्स विकसित कर रही हैं, क्योंकि दुनिया में तो असल में दिलचस्प है। क्या कोई और भी होगा? सूची पर नज़र दौड़ा। मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा। जब मैंने देखा तब नहीं था। तब तो हम वहाँ निश्चित रूप से अलग दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम अलग दिखेंगे। सोचो, एयरशिप्स, यहाँ तो पूरी एविएशन इंडस्ट्री, अभी तो वह बहुत ठहरी हुई है। असल में वहाँ कुछ नया हो ही नहीं रहा। बिजनेस जेट तो मज़ेदार बना रहे हैं, और हाल ही में एक खबर आई थी कि पुराने तरीक़ों की नकल करने का कोई फ़ायदा नहीं, नए तरीके बनाने चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही विचार हैं। पुराने की नकल करने का कोई मतलब नहीं, नया बनाना चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि पुराने के अनुभव पर आधारित रहना चाहिए वगैरह, और एविएशन में भी यही हाल है। यही सबसे बड़ी समस्या है। नया बनाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया है, और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को भी समस्याएं हैं। वह दिग्गज है, और एक प्रदर्शनी से दूसरी प्रदर्शनी तक बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है। अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी से थोड़ी हलचल हुई है, लेकिन एयरशिप, डिरिजेबल सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। गेहूं के खेत में एक फूल खिल उठा। हाँ, वह बड़ा है, सबको नज़र आएगा, तो हम पूरी दुनिया में अपनी धुन बजा देंगे। कमाल है। हाँ, और वहाँ सबके साथ मिलना भी बहुत शानदार होगा। इसलिए जिनके पास मौका है ज़रूर आए। हाँ, आइए, समर्थन दीजिए। सवाल: अगर ग्राहक बड़ी संख्या में ऑर्डर दे तो एक हैंगर से साल में कितने एरोप्लेन बनाए जा सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आकार क्या है, लेकिन आम तौर पर 1 महीने में एक बनाना उगता ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, और यह अब तक ग्राहकों द्वारा बताई गई सभी संख्याओं के लिए पर्याप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार के दर्जनों चाहिए। 3 टन वाले, ये दर्जनों हैं। वहाँ 30 से 60 टन वाले, यह भी दर्जनों हैं। ये बड़ी मात्रा है, वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे ऑन ऑर्डर, जैसे कि किसी एक ऑन ऑर्डर में 30 टन वाले दर्जनों की ज़रूरत हो, वह तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कवर कर देता है, और वह भी ज़बरदस्त मुनाफे के साथ। और हर महीने एक एक उपकरण बनाना, यह निडरता से किया जा सकता है और संभव है, और यही गति ग्राहक को भी पसंद आती है। और फिलहाल वहाँ हज़ारों की तो बात ही नहीं है। तो अच्छा, सबसे छोटा एयरशिप आप कौन सा बना सकते हैं? माल ढोने की क्षमता, उदाहरण के लिए 500 ग्राम, ताकि उसे बैकपैक में रखा जा सके। हाँ, शायद उसमें कोई ख़ास तुक नहीं है बनाने का। कुछ भी किया जा सकता है, चाहे बच्चों की खिलौना एयरशिप ही क्यों ना हो। वैसे हमारे यहाँ एक कर्मचारी, दिमा ऑनलोव, जो कंट्रोल सिस्टम्स का काम करते हैं, उनके बच्चों ने भी अपनी स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास टेक्निकल क्लब वगैरह के तहत खुद से एक छोटी सी एयरशिप बना ली थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक उदाहरण है। उसने दिखाया था। हाँ, जाकर देखो, शायद चैट में कुछ फ़ोटो भी डाल दें। उनकी एयरशिप लगभग 2 मीटर लंबी है, उसमें 2 छोटे प्रोपेलर लगे हैं। वह नियंत्रित की जा सकती है, उड़ती है। कुल मिलाकर सब कुछ उन्होंने खुद ही बनाया है। दिमा ने उनकी थोड़ी मदद की, जाहिर है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक न्यूनतम एयरशिप है। बच्चों ने इसे इस टेबल के आकार का बनाया है। यह काम करता है। यह एक खिलौना है। यह सिर्फ कमरे के अंदर के लिए है। बाहर हल्की सी भी हवा चले तो इसका काम तमाम हो जाएगा। डिरिजेबल का टन किलोमीटर लागत विमान की तुलना में कितनी गुना कम है? डिरिजेबल से माल ढुलाई विमान की तुलना में कितनी गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? यहाँ तो सिर्फ गुना की बात नहीं है, बल्कि पूरे क्रम की बात है। विमान के मुकाबले लगभग 10 गुना, और हेलीकॉप्टर के मुकाबले तो शायद 20 गुना तक हो सकता है। ये सब उस माल की वहन क्षमता, दूरी, माल की कीमत आदि पर निर्भर करता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी आपको, जैसे मुझे हाल ही में हुआ, ये समझना होगा कि अकादमिक रूप से गणनाओं के अनुसार डिरिजेबल अत्यंत किफ़ायती है। ऐसी मशीन जो हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक अधिक किफ़ायती है। ये सब उपयोग के परिदृश्यों आदि पर निर्भर करता है, लेकिन यह सब अकादमिक रूप से है। लेकिन व्यवहार में क्या होगा? हो सकता है बिल्कुल वैसा ही हो सकता है और भी अच्छा हो या थोड़ा ख़राब हो।
ये सब इस पर निर्भर करेगा कि हम प्रक्रियाओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं। निर्माण की प्रक्रिया, रखरखाव की प्रक्रिया, संचालन की प्रक्रिया, बहुत सारे चर हैं। क्या अब ये समझ आ गया है कि डिरिजेबल के संचालन की लागत हवाई जहाज़ों के संचालन की लागत की तुलना में कितनी होगी? हाँ, फिर से सब कुछ कई गुना अधिक सस्ता होगा। ये सब कुछ निश्चित रूप से होगा, तो कितना होगा? लगभग 10 गुना या उससे भी अधिक। फिर सब कुछ विशेष उपकरण पर निर्भर करता है। यहाँ जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है। हाँ, आपने क्यों तय किया कि डिरिजेबल की अर्ध कठोर संरचना को छोड़कर सीधे नरम खोल से कठोर संरचना पर जाए? मैं थोड़ा सा एक राज खोलता हूँ। एरोलेट वह वास्तव में अर्ध कठोर है, तो हम उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे हैं। देखो, बस हमने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की थी। वह पहले से ही अर्ध कठोर है, यहाँ तक कि यह छोटा वाला भी। तो लगता है कि सवालों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। बहुत बढ़िया, समय पर हो गया। दोस्तों, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम सूचना क्षेत्र से अक्सर गायब हो जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अपनी सक्रियता को और अधिक बढ़ाइए, कमेंट्स में अवश्य लिखिए, चैट्स में खूब हलचल मचाइए। आप सभी लोग कहाँ हैं? वीडियो कहाँ है? हम आपकी हर मांग पर पूरी लगन से काम करते हैं। तो अगर आपकी सक्रियता लगातार बनी रहेगी तो हम भी ज़्यादा बार आपके संपर्क में अवश्य आएंगे। सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी बहुत अच्छे सवाल थे। हमने जल्दी से उन पर जैनादी के साथ जवाब दे दिया। उम्मीद है आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई होगी। फिलिप ने कहा था कि बोर मत करो, विचारों को बहुत देर तक मत खींचो, बल्कि जल्दी जल्दी जवाब दे दो। खैर, हमने जल्दी जल्दी जवाब दे दिए। अगले हफ्ते बहुत कुछ रोचक और रोमांचक होने वाला है, और नंबर 1 एरोप्लेन शायद बारी बारी से सबसे पहले आसमान में उड़ेगा। मशीनें आ रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें उत्पादन और ख़रीद में। हम अभी भी काम कर रहे हैं, वास्तव में, सच में। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ लोग आराम कर रहे हैं। टीम के कई सदस्य कई वीकेंड्स पर रात भर रुककर एयरड्रोम पर रहे, असेंबलिंग करते रहे, मेहनत करते रहे। और सिर्फ एयरड्रोम पर ही नहीं, यहाँ ऑफिस में भी माहौल बहुत व्यस्त है। हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो VGS नोवा 2 के लिए एयर गैस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उन्हें नोवा 35 एयरशिप की कठोर सेक्शनों के मॉडल की असेंबली में भी जोड़ा गया, क्योंकि इसका डिज़ाइन तैयार हो चुका है, कॉन्सेप्ट चुना जा चुका है, और वहाँ स्ट्रक्चर की कठोरता की जांच के लिए स्ट्रक्चर को स्केल में फिर से गणना की गई। वहाँ अनुपात 1 से अनंत तक है, और कुल मिलाकर हम अभी 6 मीटर का बना रहे हैं, जबकि नोवा 35 वह 100 मीटर से भी बड़ी है। हम 6 मीटर का मॉडल इसलिए बना रहे हैं ताकि कठोर सेक्शन पर प्रयोग किए जा सकें और इसी तरह की अन्य चीज़ें की जा सकें। जल्द ही गेनादी आपको सब दिखा देगा। और कुल मिलाकर बोरिस सान्यच नाराज़ हैं कि विशेषज्ञों को वहाँ वॉल्व्स पर काम करना चाहिए, लेकिन वे लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने गेनू पर दबाव डाला। आखिरकार उसने मदद मांगी। मैंने खुशी खुशी सहमति दे दी। हाँ, असल में ये जो ग्राफ हैं, तो योजनाएं, कार्य, हमारे ऑफिस में वही नाम बार बार आते हैं, जबकि हमारे यहाँ सच में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन काम इतने ज़्यादा हैं कि एक ही नाम 7-7 बार अलग अलग जगहों पर दिख जाता है। काम बहुत है, सब कुछ यहाँ भी आगे बढ़ रहा है और वहाँ भी। हर कर्मचारी से हम अधिकतम टाइम मैनेजमेंट निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सब हम नहीं कर रहे, बल्कि सब लोग खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। सभी को अच्छी तरह समझ है। अभी समय क्या है? शाम। अब भी हम जैनादी के साथ स्टूडियो से बाहर निकलेंगे। सब काम कर रहे हैं, कोई भी घर जाने की नहीं सोच रहा। ये बहुत शानदार है, और बड़े उद्यमों से लोग आते हैं। आज भी कुछ लोग आए थे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा कि वे कहाँ से थे और कौन थे, क्योंकि वे अभी भी सक्रिय हैं। हाँ, लेकिन वे बड़ी इंडस्ट्री के गंभीर विशेषज्ञ हैं और कहते हैं किस तरह मदद कर सकते हैं, आइए हम शामिल हों। देश को डिरिजेबल्स की ज़रूरत है। तो सब कुछ शानदार है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बस सबको अलविदा। प्रसारण के लिए धन्यवाद। हम निकल रहे हैं। हाँ दोस्तों, कृपया सक्रिय रहें, अपने कमेंट्स लिखें, हमें धन्यवाद दें, चाहें तो अपनी शुभकामनाएं भी दें, और रचनात्मक आलोचना भी ज़रूर लिखें। और हम अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। सबको अलविदा, धन्यवाद। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था?
हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।